आज की बात, स्वागत। आप जानते हैं कि आज की बात में इस समय हम लोग बौद्ध सम्राट कुबिले खान, जो कि मंगोल सम्राट है, इनके राजकाज के संबंध में और इन्होंने किस तरह बुद्ध धर्म को अपनाया, फिर उसे राजाश्रय दिया और फिर उसका प्रचार प्रसार किया, इन सारी चीज़ों को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं इतिहास के झरोखे से। और इतिहास का ये जो संशोधन है, ये संशोधन है पूज्य भदंत डॉक्टर सावंगी मेधनकर जी का। तो आइए इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता देते हैं कि हमने पिछली कड़ी में जो देखा वो ये था कि 1271 में ये जो ऐतिहासिक दस्तावेजों में ये बात मिलती है, तो ऐतिहासिक दस्तावेजों में ये बात मिलती है कि 1271 में सम्राट कुबिले खान ने अपने वंश का नाम युआन रख लिया था और युआन नाम से ही वे सब तरफ प्रसिद्ध भी रहे। और फिर ये जो युआन है, ये इनका साम्राज्य संपूर्ण एशिया में और यूरोप के विस्तृत भूखंडों में भी फैला। संपूर्ण एशिया मतलब पूरा एशिया इन्होंने व्याप्त नहीं किया, लेकिन हर तरफ युआन वंश के लोग मिलने लगे थे। पश्चिम में हम बल्गेरिया देख सकते हैं, हंगेरी में, रूस में, पूर्व में प्रशांत सागर में, और दक्षिण में हिंद चीन में, तिब्बत में और भारत के सीमांत तक कुबिले खान ने अपने इस वंश को फैलाया। और ये वंश जो फैलता गया तो फिर वो उस क्षेत्र में बसता भी चला गया। सम्राट कुबिले खान का शासनकाल केवल राजसी तड़क भड़क और दिग्विजयों के लिए ही ख्याति प्राप्त नहीं था। ये सिर्फ अपनी वीरता के लिए या फिर अपने सीमाओं का विस्तार करने के लिए ही प्रसिद्ध था, ऐसा नहीं है, बल्कि ये कला और विज्ञान के क्षेत्र में भी बड़ा प्रसिद्ध था अपने वक्त में। मतलब 1271 के आसपास की ये जो बात, उसके जो गणितज्ञ थे तु ची ने 1280 में राजाज्ञा पर स्वांग हो यानी कि पीत नदी के उद्गम की खोज करने का कार्य 4 महीने में संपन्न किया था। ये वास्तव में उनके गणित के विशेषज्ञ थे और इनका नाम था तु ची, और इन्होंने 4 महीने में पीत नदी यानी कि स्वांग हो इसके उद्गम की खोज की। और चीनी भाषा लिखने के लिए वर्णमाला का नहीं, केवल शब्द संकेतों का उपयोग होता है, जिसमें अंकों की तरह कुछ सुविधा भी है, लेकिन उच्चारण संकेत के लिए कोई सुविधा नहीं है। मंगोल भाषा सिरिकावली लिपि जिसे कहते हैं, इस लिपि में लिखी जाती है और उसमें 1.5 दर्जन भी अक्षर न रहने के कारण उसका उच्चारण ठीक ठीक करना संभव नहीं था। सम्राट कुबिले की आज्ञा पर भारतीय और उससे निर्मित भोट वर्णमाला से सुपरिचित होने के कारण फगपा ने 1269 में मंगोल भाषा के लिए एक विशेष लिपि बनाई और इसी साल सम्राट कुबिले ने इस महान विद्वान को ता पाउ फा अंग की उपाधि प्रदान की। तो अब देखिए कि सम्राट कुबिले का जो योगदान आता है वो सिर्फ अपने सीमाओं के विस्तार में या फिर लड़ाई में या फिर अपनी वीरता में, अपने शौर्य में ही नहीं आता है, बल्कि उनका जो उल्लेख होता है, उनका जो योगदान आता है, वो योगदान कला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, खोज के क्षेत्र में, और ख़ास तौर पर अगर हम देखें तो मंगोल के इतिहास को लिपिबद्ध करने में, यानी कि लिपि के निर्माण से लेकर तो लिपि का उद्गम करना, फिर लिपि को विकसित करना और फिर उसके बाद उसको लिखने की प्रक्रिया में लेकर आना, इन सब चीज़ों में भी सम्राट कुबिले खान का बड़ा योगदान है। सन 1262 में कुबिले खान के राज्यारोहण से चीन में बुद्ध धर्म का एक नया युग आरंभ हुआ। चीन में, वैसे मंगोल में जो गया है बुद्ध, वो तिब्बत और चीन से ही गया, भारत से गया, लेकिन चीन में एक नया उदय जिसको कहते हैं वो कुबिले खान के राज्यारोहण के बाद से हुआ है। और सन 1290 से 103 जिलों में कंजूर यानी कि जो तिब्बती त्रिपिटक है, इसको सम्राट ने स्वर्णाक्षरों में लिखवाया।
कंजूर ये जो बौद्ध ग्रंथ है जिसको तिब्बती त्रिपिटक कहा जाता है। तिब्बत का जो त्रिपिटक है वो त्रिपिटक मतलब कंजूर। तो ये स्वर्णाक्षरों में उन्होंने लिखवाया और सम्राट ने बौद्ध ग्रंथों का संग्रह करने के लिए एक राजाज्ञा निकाली थी और तदनुसार उनका प्रकाशन सन 1297 में हुआ। तो आप देखिए कि सम्राट कुबिल खान किस तरह से इतिहास को दर्ज करने की प्रक्रिया में, उसको स्थापित करने की प्रक्रिया में अपना योगदान दे रहे हैं। चिंग हियान तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा संपादित ये 10 खंडीय संकलन युआन वंश के शासन के अनुसार संग्रहित धर्म रत्न अथवा बौद्ध पवित्र ग्रंथों की सामान्य सूची पत्र है। युआन वंशियों का, जो बुद्धिज्म का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण अंग माना जाता है, उनका जो ये 10 खंडीय सूची पत्र है, बौद्ध धर्म का सूची पत्र कहा जाता है इसे। तो यही जो 5686 खंडों में है और 1440 ग्रंथों में त्रिपिटक के अनुवादों का इसमें उल्लेख है। तो इतना विस्तृत ये ग्रंथ, उसमें कुछ चीनी तथा भारतीय प्राचीन ग्रंथ भी शामिल हैं। कुछ चीनी ग्रंथों को उसमें शामिल किया गया, कुछ भारतीय ग्रंथों को शामिल किया गया और इससे इकट्ठा करके मंगोल में युआन वंशियों ने अपनी भाषा में इस पूरे बौद्ध साहित्य को विकसित किया, उसको अनुवादित किया। इससे यह स्पष्ट होता है कि सम्राट कुबिल खान केवल भारी विजेता और राजनीतिज्ञ ही नहीं थे, बल्कि उन्हें धर्म और दर्शन से भी प्रेम था, क्योंकि ये वही कर सकता है जिसे इन सब के प्रति रुचि होती है, प्रेम होता है जिनके मन में। क्योंकि ये काम ऐसा है कि जिसे धर्म और दर्शन में कोई प्रेम ना हो वो इस तरह का काम नहीं करता। सम्राट अशोक भी ये कर पाए, उनके मन में प्रेम था। इसलिए फग्सपा की ही प्रेरणा से सम्राट ने मंगोल भाषा में बौद्ध ग्रंथों का अनुवाद शुरू कराया, लेकिन वो बहुत दिनों तक नहीं चल सका, क्योंकि 42 वर्ष की उम्र में 1200 ईस्वी में फग्सपा का देहांत हो गया और सम्राट के बाद जेन चंगसो यंथू ने त्रिपिटक और अन्य ग्रंथों का अनुवाद मंगोल भाषा में करने की आज्ञा दी और अनुवादित ग्रंथों का अनुवाद मंगोल भाषा में करने की ये आज्ञा मिलने के बाद अनुवादित ग्रंथों को उन्होंने सोने के अक्षरों में लिखवाया, जो हमने आपको पहले भी बताया। इसी वंश के राज्यकाल में बौद्ध ग्रंथों के अंतिम चीनी अनुवाद हुए थे। ये बड़ी महत्वपूर्ण घटना है इतिहास की कि चीनी में जो धम्मपदों का जो अनुवाद मिलता है, मतलब पूर्ण रूप से। शुरुआत में तो हमने देखा कि जब इधर से काश्यप मातंग जब गए थे तब चीन में बुद्ध धम्म पहुंच चुका था, लेकिन तब वो कुछ ग्रंथों का अनुवाद कर पाए थे। लेकिन इस वक्त में कुबिल खान के समय में ये पूरा का पूरा कार्य संपन्न हुआ। सम्राट कुबिल खान के संबंध में मार्को पोलो लिखते हैं। मार्को पोलो ये इनका भी यात्रा वर्णन बड़ा प्रसिद्ध है। तो मार्को पोलो लिखते हैं कि वह मंझिले कद का प्रतिभावान जवान था। ये कुबिल खान की एक उनकी शरीर यष्टि, उनकी प्रशंसा और उनकी गुणवत्ता का यहाँ वर्णन है और वो कैसे दिखते थे ये बात यहाँ पर लिखी गई है। ये मार्को पोलो लिखते हैं। मार्को पोलो की इस बात से और कुबिल खान के इस इतिहास से आपको जोड़ेंगे, लेकिन यहाँ रुकते हैं एक वादे के साथ कि कल आपसे पुनः भेंट होगी जब हम इसी बात को आगे बढ़ाएंगे। तो तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा।